ढाका की फिजा में आज डर तैर रहा है, ये साफ है। हमने जाना लकी बिश्त के द्वारा कि ढाका में क्या शेख हसीना बेटर हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस बेटर हैं। यूनुस खान जैसे आदमी को नोबेल दे रहे हैं जो लोगों के घर में सर बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, कन्वर्जन करवा रहे हैं। सर इनको एक गलत फहमी है। मैं इनको ये बता दूं कि बांग्लादेश के यूथ या इनकी जो भी आने वाली जनरेशन है या जो थे, इनको बहुत गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। ये तो बांग्लादेश का अब नंबर आया है। इससे पहले श्रीलंका किसने खत्म किया सर? ये पाकिस्तान किसने खत्म कर दिया? आप बगल में नेपाल के हालत वही देख लो ना। इनको लग रहा है यार, इन सबको लग रहा है इनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए। सर किस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं सर? इनके पास अपना खाने के लिए रोटी नहीं है इस बांग्लादेश के ऊपर, जो हमारे आज तक हिंदुस्तान के रहकरों में पल रहा था। आज वो बांग्लादेश किसी और के कहने से गुर्रा रहा है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ एक हल्के से कैसे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं सर। अभी आपने सुना एक्स रॉ एजेंट लकी बिश्त को। ये इंडिया डेली से उनकी खास बातचीत में उन्होंने सारी बातें साझा करी और उन्होंने बताया कि किस तरह आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स, खासकर ढाका, बांग्लादेश और यूक्रेन, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब में क्या हो रहा है। हमने जाना लकी बिश्त के द्वारा कि ढाका में क्या शेख हसीना बेटर हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस बेटर हैं। हमने जाना उस वीर से जिसने देश के लिए अपना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। हमने उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करी। उनको सल्यूट है इंडिया डेली की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। लेकिन मेन मुद्दा जो उन्होंने छुआ वो था ढाका, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ढाका की फिजा में आज डर तैर रहा है, ये साफ है। टेंपल्स को जलाया जा रहा है। यही एक गलती पाकिस्तान ने करी थी और बांग्लादेश को भी इस चीज़ से पता लगा रहा है। पाकिस्तान ने 400 टेंपल्स को जलाया था, लेकिन आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है सर। आज रोटी नहीं है पाकिस्तान के पास खाने के लिए। आज उनके बच्चे 200 रुपये लीटर दूध, 200 रुपये केजी आटा खरीद रहे हैं सर, और वो भी उनको नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि ये गलती करी थी उन्होंने। सेम गलती वही अब यही बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश को लग रहा है कि यार वो फ्रीडम है। इनको एक गलत फहमी है। मैं इनको ये बता दूं कि बांग्लादेश के यूथ या इनकी जो भी आने वाली जनरेशन है या जो थे, इनको बहुत गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। इनको इनके लोगों ने ये पढ़ाया गया है कि बांग्लादेश को इन्होंने आज़ाद किया है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे। जो बांग्लादेश को आज़ाद किया वो सर इंडियन आर्मी ने आज़ाद किया, भारत ने आज़ाद किया। क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनरल टीका ने इनको जूते की नोक में रखा था। आज यही बांग्लादेश आगे कह रहे हैं कि यार हम इंडिया के अंदर आ जाएंगे। सड़कों पर चलती गाड़ियां की आवाज कम है, लेकिन लोगों के दिलों में चल रही आशंकाओं का शोर बहुत तेज है। हर कोई फुसफुसाकर एक ही सवाल पूछ रहा है, अगला नंबर किसका है। यह डर किसी एक घटना से पैदा नहीं हुआ, बल्कि लगातार हो रही हिंसक वारदातों ने मिलकर इसे जन्म दिया है। बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ राजनीतिक संकट से नहीं बल्कि भरोसे के संकट से भी गुजर रहा है। पहले उस्मान हादी की हत्या हुई, फिर मोहम्मद मोतालेब सिकदर पर जानलेवा हमला। दोनों युवा थे, दोनों मुखकर थे और दोनों शेख हसीना की राजनीति के खुले आलोचक माने जाते थे। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता कि निशाने पर वही चेहरे हैं जो सत्ता की चुनौती बन सकते थे। सवाल उठता है कि क्या इन हमलों के जरिए एक संदेश दिया जा रहा है? आवाज उठाओगे तो खामोश कर दिया जाओगे, क्या यह संदेश दिया जा रहा है? इन घटनाओं के साथ साथ सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने हालात को और संदिग्ध बना दिया है। आगजनी, तोड़फोड़ और उग्र प्रदर्शन, और हर बार किसी ना किसी तरह भारत का नाम घसीट लिया गया। लेकिन बांग्लादेश पुलिस और जांच एजेंसियां खुद कह चुकी हैं कि भारत के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। अगर ऐसा है तो फिर यह भारत विरोधी नैरेटिव किसके फायदे के लिए गढ़ा जा रहा है? जांच में सामने आया आंकड़े इस कहानी को और गहरा बना देते हैं। हत्या के आरोपी से जुड़े खातों में करोड़ों टका का लेन देन और संदिग्ध नेटवर्क के सब इशारा करते हैं कि यह हिंसा अचानक नहीं फूटी, बल्कि इसे लंबे समय से सींचा गया था। पैसा कहीं से आया, आदेश कहीं से आए और जमीन पर काम किसी और ने किया। यह पैटर्न अक्सर तब दिखता है जब मकसद सिर्फ हत्या नहीं बल्कि अस्थिरता पैदा करना होता है एक रीजन में, जो इस केस में बांग्लादेश है। आज अगर हमारे को तुम इतना भी थ्रेड दोगे, हिंदुस्तान बोलता है यार अगर तुम हमारे साथ 1% मित्रता का हाथ बढ़ाओगे ना सर, तो हम मरने तक तुम्हारे साथ जाएंगे। हिंदुस्तान मरने तक तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन तुम हमारे लोगों को एक छोटा सा थ्रेड दोगे तो हम तुम्हें कब्र तक पहुंचाएंगे सर। आज तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे तुम लोग समझ रहे दुनिया के किसी भी कोने में, तुम्हें वहां घुस के मारेंगे सर।
इस अस्थिरता का सबसे भयानक असर पड़ा है अल्पसंख्याओं पर। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरे समाज पर लगाया गया दाग है। बहुत झूठे आरोप लगाए गए, उन्मादी भीड़ और प्रशासन की बेबसी, इस सब ने मिलकर यह दिखा दिया कि जब कानून पीछे हटता है तो भीड़ सबसे पहले कमजोर को कुचल देती है। और बांग्लादेश में यह कमजोरी अक्सर अल्पसंख्याओं के माथे पर लिखी होती है। पर यह ऐसा क्यों होता है? ये वो मोड़ है जहां बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति अंतर्राष्ट्रीय चिंता बन जाती है। भारत ने अब साफ शब्दों में कह दिया है कि यह अपने पड़ोसी देश में अल्पसंख्याओं को हर तरीके से रोके या फिर अल्पसंख्याओं पर हो रहे अत्याचारों को अनदेखा नहीं करेंगे। नई दिल्ली का संदेश सख्त है, दोषियों को सजा दो, बहाने बंद करो। यह सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है, उसे टेस्ट मत करो। ये सिर्फ वेस्ट है, यूक्रेन को खत्म कर दिया सर उन्होंने, यूक्रेन खत्म कर दिया सर। आज आप एक क्या यूक्रेन था सर, हमारे भी बच्चे जाते थे एमबीबीएस करने के लिए। मैंने बहुत सुना है कि यार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या है कि एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में जा रहे हैं। आज यूक्रेन को 100 साल पीछे फेंक दिया सर, आज 100 ईयर्स पीछे जा चुका है यूक्रेन। मुझे लग रहा है कि 50 साल तो उसका मलबा उठाने में लग जाएगा सर। ये किसने किया? सिर्फ वेस्ट ने किया सर। सिर्फ किसके लिए? कि रशिया को बैकफुट फेंका जाए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आया। अब इन्हें पता है कि यार हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आ रहा है, कि कैसे हिंदुस्तान को उलझा के रखे। इसी बीच शेख हसीना के आरोप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंतरिम सरकार कट्टरपंथी ताकतों को खुला मैदान दे रही है और जानबूझकर हालात को बिगड़ने दिए जा रहा है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ शासन क्षमता का नहीं बल्कि मंशा का भी बनता है। क्या अराजकता को इसलिए बढ़ने दिया जा रहा है कि ताकि चुनाव टालने का रास्ता साफ हो चुके? यही वह बिंदु है जहां सारी कड़ियां आपस में जुड़ती दिखाई देती हैं। राजनीतिक हत्याएं, संगठित हिंसा, अल्पसंख्याओं पर हमले और भारत विरोधी माहौल, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जिसमें चुनाव कराना असंभव बताया जा सकता है। और जब चुनाव टलते हैं तो सत्ता में बैठे लोग सबसे सुरक्षित रहते हैं। आज बांग्लादेश एक खतरनाक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता लोकतंत्र, कानून और भरोसे की ओर जाता है, जबकि दूसरा रास्ता डर, हिंसा और अनिश्चित भविष्य की ओर। सवाल यह नहीं है कि सच्चाई क्या है, सवाल यह है कि क्या सच्चाई को सामने आने दिया जाएगा। क्योंकि अगर आज सवाल दबा दिए गए तो कल जवाब खून में लिखे जाएंगे। आज हम आपको भारत के सबसे संवेदनशील पड़ोस में लेकर चल रहे हैं, बांग्लादेश। एक ऐसा देश जो कभी विकास, स्थिरता और लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता था, लेकिन आज वहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि समाज, अल्पसंख्याओं की सुरक्षा और आने वाले आम चुनावों के भविष्य का है। सड़कों पर हिंसा है, राजनीति में खून है और माहौल में डर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में यह सब अचानक क्यों हो रहा है? अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, क्या महात्मा जी गांधी जी ने अहिंसा की बात नहीं करी पूरी दुनिया में सर? उनको क्यों नहीं दिया नोबेल सर? जी, ये यूनुस खान जैसे आदमी को नोबेल दे रहे हैं जो लोगों के घर में सर बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, मतलब कन्वर्जन करवा रहे हैं सर। मतलब गर्ल्स के साथ रेप हो रहा है, शूट एंड शाउट हो रहा है, मंदिरों को जला रहे हो, तुम बच्चों के गले में टायर डाल के जला रहे हो सर, उनके वीडियो जारी कर रहे हो। सवाल ये है, क्या ये सब किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। एक के बाद एक युवा नेताओं पर हमले हो रहे हैं, आगजनी और हिंसा आम बात बन चुकी है और हर बड़ी घटना के बाद भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दी जा रही है। लेकिन अगर इन घटनाओं की परतें खोली जाएं तो तस्वीर सिर्फ भारत विरोध तक सीमित नहीं है बल्कि सीधे सीधे देश के अंदरूनी सत्ता संघर्ष और आने वाले आम चुनावों से जुड़ती दिखाई देती है। खास बात यह है कि जिन नेताओं को निशाना बनाया गया है वे सभी शेख हसीना के मुखर आलोचक रहे हैं और तेजी से जनता के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं। सबसे पहले बात उस्मान हादी की हत्या की, जिसने पूरे बांग्लादेश में उथल पुथल मचा दी है। उस्मान हादी सिर्फ एक युवा नेता नहीं थे बल्कि वे उस राजनीतिक धारा का चेहरा बन चुके थे जो शेख हसीना की राजनीति को खुलकर चुनौती दे रही थी।
उनकी हत्या के बाद जो कुछ हुआ वह किसी सुनियोजित स्क्रिप्ट जैसा नजर आया। ढाका समेत कई शहरों में हिंसा वो तो भड़की, आगजनी भी हुई, सड़कों पर अराजकता फैलाई गई और इसी बीच हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, उस्मान हादी के अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ जुटी और वहां भारत विरोधी नारे लगाए गए, मानो हत्या का असली मुद्दा कहीं पीछे धकेल दिया गया हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक खास नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई है कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ है, लेकिन बांग्लादेश पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस और जांच एजेंसियों ने साफ कहा कि इस हत्या में भारत की किसी भी तरह की भूमिका को कोई सबूत, कोई है ही नहीं, कोई एविडेंस। बल्कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक तस्वीर सामने आने की पूरे आशंका है। आज एक भी आदमी अगर पाकिस्तान से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, शूट एंड स्ट्राइक, कितने ऑपरेशन ऑल आउट के अंदर कितने मिलिटेंट खत्म कर दिए सर। जो पोस्टर बॉय आया सब खत्म, इंडियन आर्मी ने सबको खत्म किया, ढूंढ ढूंढ के मारा सर। आज ये प्रॉब्लम हो रही है इनके साथ। उन्होंने हमारा एक पुलवामा अटैक करने की कोशिश करी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक में उनका निस्तो नाबूद कर दिया सर पूरा का पूरा। अगर तुम हमें इतना सा छेड़ोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा डीएनए तक खत्म कर देंगे सर। जांच में सामने आया मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वह बांग्लादेश में ही छुपा हुआ हो सकता है। लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब ढाका पुलिस और सीआईडी ने उसके वित्तीय लेन देन की जांच की। फैसल करीम मसूद के खाते में लगभग 70 लाख टका जब्त किए गए, जबकि करीब 127 करोड़ टका के दिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आई हैं। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों ने लगभग 200 करोड़ टका की अनकैश ट्रांजैक्शन को भी उसमें जोड़ा है, उसमें उसका सबूत है। ये आंकड़े साफ तौर पर इशारा करते हैं कि यह हत्या किसी व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संगठित और आर्थिक रूप से मजबूत नेटवर्क काम कर रहा है। इसी बीच उस्मान हादी की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ, लेकिन एक और सनसनीखेज वारदात सामने आ गई। इस बार निशाना बने नेशनल सिटी पार्टी से जुड़े नेता मोहम्मद मोतालिब सिकदर। सोमवार दोपहर करीब 12:15 खुलना में हमलावर उनके घर में घुसे और सीधे सिर को निशाना बनाकर गोली चला दी। यह हमला इतना सटीक और योजनाबद्ध था कि हमलावर किसी डर या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। मोतालिब सिकदर इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें तुरंत खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतालिब सिकदर एनसीपी के श्रमिक इकाई जातीय श्रमिक शक्ति के खुलना मंडल के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर थे और आने वाले दिनों में एक बड़ी राजनीतिक रैली की तैयारी में जुटे हुए थे। सवाल यह भी है कि आखिर एक उभरते हुए नेता को वह भी अपने ही घर में घुसकर मारने की कोशिश क्यों होगी? यहां पर नेशनल सिटीजन पार्टी को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। एनसीपी बांग्लादेश की एक नई राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना छात्र आंदोलन से उभरते नेता नाहिद इस्लाम ने की थी। नाहिद इस्लाम अंतरिम सरकार का भी हिस्सा रह चुके हैं और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। एनसीपी ने ऐलान किया है कि यह आवामी आम चुनावों में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि यह पार्टी पारंपरिक दलों के वर्चस्व को सीधा चुनौती देती नजर आ रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि क्या उस्मान हादी और मोतालिब सिकदर दोनों ही शेख हसीना के मुखर विरोधी थे। दोनों ही नेता तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे और दोनों ही चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में भी थे। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या इन हत्याओं और हमलों का मकसद सिर्फ नेताओं को खत्म करना है या फिर इसके जरिए पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां यह कहा जा सके कि बांग्लादेश चुनाव कराने की स्थिति में ही नहीं है, उनके हालात ही नहीं है, उनकी बस की ही नहीं है। इसी सवाल के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्याओं पर हो रहे हमले इस पूरी तस्वीर को और भी डरावना बना देते हैं। हाल ही में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 18 दिसंबर 2025 की रात मनमोहन सिंह जिले में
भालूका इलाके में एक कट्टरपंथी भीड़ ने दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाकर पहले उसे बेरहमी से पीटा और फिर उसके शव को आग लगा के आग के हवाले कर दिया। दीपू एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था और उस पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक मैनमन सिंह इंडस्ट्रियल जिले के पुलिस अधिकारिक मोहम्मद फरहाद हुसैन खान ने बताया है कि उन्हें घटना की सूचना रात करीब 8 बजे मिली थी। जब पुलिस मौके की ओर रवाना हुई तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी और उग्र भीड़ के कारण पुलिस के लिए घटनास्थल तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। जब पुलिस फैक्ट्री के पास पहुंची तो देखा कि भीड़ दीपू के शव को ढाका मैनन सिंह हाईवे की ओर ले जा रही है, जिससे करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और 3 घंटे यातायात पूरी तरह ठप रहा। फैक्ट्री प्रबंध ने खुद माना कि इस आरोप का कोई प्रमाण नहीं था। हालात को संभालने के लिए फैक्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दीपू के जबरन इस्तीफा तक लिखवाया, लेकिन यह कदम भी भीड़ को शांत नहीं कर सका। शिफ्ट खत्म होते ही बाहर के स्थानीय लोग भी जुट गए और भीड़ ने फैक्ट्री का गेट तोड़कर दीपू को एकदम सिक्योरिटी रूम से बाहर खींच लिया। इसके बाद उसकी सरेआम हत्या कर दी गई और कुछ ही देर में शव को जला दिया गया। रैपिड एक्शन बटालियन के शुरुआती जांच में यह साफ है कि दीपू ने ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही कहीं और कोई आपत्तिजनक पोस्ट किया था। यानी ईश निंदा का आरोप पूरी तरह झूठा है और निराधार है। इस मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पीड़ित के भाई ने 140 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। लेकिन ये गिरफ्तारी अपने आप में एक सवाल है, जवाब नहीं है कि आखिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों हो चुकी है। इन तमाम घटनाओं के बाद भारत ने अब सख्त रुख अपना लिया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को साफ संदेश दिया है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि भारत बांग्लादेश की स्थिरता पर लगातार नजर रखे हुए है और दीपू चंद्र दास की हत्या पर उसने गहरा रोष व्यक्त किया है। भारत ने ढाका में अपने समकक्ष अधिकारियों से सीधे बातचीत कर दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। साथ ही भारत ने बांग्लादेशी मीडिया में चल रहे उस कथित या फिर उसकी बात करें तो उस कथित प्रचार को भी खारिज कर दिया, जिसमें वह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग की सुरक्षा में चूक हुई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। मंत्रालय ने बताया कि 20 दिसंबर को उच्च आयोग के बाहर केवल 20 से 25 युवाओं का एक छोटा समूह शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा था, जिसे दिल्ली पुलिस ने कुछ ही मिनटों में हटा दिया। इन सबके बीच बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। शेख हसीना का कहना है कि यूनुस सरकार कट्टरपंथी ताकतों को संरक्षण दे रही है और उनके शासन में भारतीय दूतावास, मीडिया संस्थान और अल्पसंख्यक लगातार निशाने पर हैं। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो आम चुनाव टालने का मजबूत बहाना तैयार किया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा फायदा अंतरिम सरकार और खुद मोहम्मद यूनुस को होगा। यही वजह है कि जब बांग्लादेश के भीतर और बाहर यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या देश में हो रही हिंसा सिर्फ संयोग है या फिर यह सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिसे अब लोग यूनुस गेम कहने लगे हैं। यह सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड भी कर रहा है। आज बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर अगली घटना देश को या तो स्थिरता की ओर ले जा सकती है और या फिर अराजकता की गहरी खाई में धकेल सकती है। सवाल यह नहीं है कि हिंसा कब रुकेगी, सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अपने लोकतंत्र, अपने अल्पसंख्यकों और अपनी भविष्य को बचा पाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन तब तक ये बात एकदम सही है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह सिर्फ वहां की कहानी नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की चिंता भी है। आज हमने सीधी बात में एक्स रॉ एजेंट लकी बिश से सुना कि क्या बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे किसी और का हाथ है, यानी कि पाकिस्तान का हाथ है, यानी कि यूएसए का हाथ है। क्या बांग्लादेश में सब घटनाओं के पीछे शेख हसीना का हाथ है या करंट
मोहम्मद यूनुस सरकार का हाथ है। आपकी जो भी राय हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम बहुत ही जल्द लकी बिश्त के साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे और फिर से इंडिया डेली की टीम की तरफ से लकी बिश्त को सल्यूट है और आपके जितने भी आपने योगदान दिया भारत देश के लिए हम उसको बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज की सीधी बात के एपिसोड में इतना ही, लेकिन आज हमने बहुत गंभीर क्वेश्चन उठाया है। क्या दक्षिण एशिया को चिंता में होना चाहिए इस कारण में, या फिर सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल इशू समझ के इसको छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।